Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 4 के कोर्स का जो पेपर 13 है इंटरनेशनल लॉ का, उसके अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है नाकाबंदी, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लॉकेज कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाकाबंदी का अर्थ और परिभाषा क्या है और इसके विभिन्न जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, आज के क्लास में हम उनकी चर्चा करेंगे। तो नाकाबंदी तब होती है जब कोई युद्धरत देश शत्रु देश के समुद्री किनारे या उसके किसी हिस्से में जल यानों के आने जाने पर रोक लगा देता है। नाकाबंदी एक युद्ध का कार्य है तथा यदि युद्ध के नियमों के अनुसार क्रियान्वित किया जाए तो यह दूसरे देशों के हवाई जहाज़ों तथा समुद्री जहाज़ों के मार्ग में आने जाने की स्वतंत्रता को रोकने में प्रभावशाली होती है। पेरिस घोषणा 1856 के अनुसार नाकाबंदी तभी बाध्यकारी होती है जब वह प्रभावशाली होती है तथा इसे प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओपेनहेगन ने कहा है कि सभी राष्ट्रों के हवाई जहाज तथा समुद्री जहाज़ों के आने जाने को रोकने के उद्देश्य से शत्रु के समुद्री किनारे या उसके किसी हिस्से के रास्ते से युद्धपोतों को रोकने को जो है नाकाबंदी कहते हैं। शांतिपूर्ण नाकाबंदी और नाकाबंदी, युद्धकालीन नाकाबंदी, दोनों में अंतर होता है। शांतिपूर्ण नाकाबंदी तथा इस नाकाबंदी में अंतर यह होता है कि शांतिपूर्ण नाकाबंदी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता है। यह शांति के समय में प्रयोग किया जाता है और इसके विपरीत युद्ध के दौरान नाकाबंदी एक आम बात होती है और युद्ध के दौरान युद्धरत देश अपने विपक्षी शत्रु देश के समुद्री किनारे या उसके किसी भाग पर नाकाबंदी करके और देशों के जहाज़ों को आने जाने से रोका जा सकता है या रोका जाता है और इस प्रकार नाकाबंदी एक युद्ध कार्य है तथा युद्ध के नियमों के अनुसार किया जाता है। नाकाबंदी के अनेक तत्व होते हैं, जैसे नाकाबंदी युद्धपोतों जो वारशिप होते हैं द्वारा की जानी चाहिए। दूसरा, इसके द्वारा शत्रु का संपूर्ण समुद्र तट या उससे थोड़ा भाग बंद किया जाना चाहिए। तीसरा, इसके द्वारा जहाज़ों के आने जाने पर रोक रखनी चाहिए। चौथा, नाकाबंदी एक युद्ध संबंधी कार्य है। पांचवा, नाकाबंदी ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी राष्ट्र के जलयानों या वायुयानों को बिना किसी भेदभाव के रोका जा सके। तो ये कुछ उसके तत्व हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व हैं। जैसे पहला, प्रभावशालिता। तो प्रभावशालिता क्या है? इफेक्टिवनेस जो है इसको कहते हैं। तो नाकाबंदी को बाध्यकारी होने के लिए प्रभावशाली होना अति आवश्यक है और 1856 के पेरिस घोषणा के अनुसार नाकाबंदी तभी बाध्यकारी होती है जब वह प्रभावशाली होती है और प्रभावशाली नाकाबंदी के लिए यह आवश्यक है कि इतनी शक्ति का प्रयोग किया जाए जो शत्रु देश के जहाज़ों के आने जाने को रोकने के लिए उचित हो। और इससे संबंधित बहुत सारे विवाद में, बहुत सारे डिस्कशन में यह आया है, चाहे फ्रांसिस का नामक वाद हो, उसमें भी न्यायालय ने निर्णय दिया था कि नाकाबंदी को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित देश को समुचित शक्ति के द्वारा इस प्रकार स्थापित किए जाने चाहिए कि आने जाने वाले जहाज़ों के लिए
नाकाबंदी को तोड़ना खतरनाक हो। इस तरह से बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें ये बातें कही गई हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार नाकाबंदी के लिए समुचित शक्ति का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, और इसका ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे पता चले कि कितनी शक्ति का प्रयोग हो। मुख्यतः न्यायाधीश लॉर्ड कॉकबर्न ने कहा है कि कानून की दृष्टि से नाकाबंदी प्रभावशाली माना जाएगा यदि शत्रु या उसके जहाज इतनी संख्या में हैं तथा ऐसी स्थिति में है जिससे कि जहाजों का आना जाना खतरनाक हो, और जो कुछ जहाज आने जाने में सफल हो सकते हैं। और इस तरह से कॉकबर्न ने इसको कहा है। और इस तरह से नाकाबंदी में प्रभावशीलता का होना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर नाकाबंदी आप कर रहे हैं तो प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण जो उसका तत्व है वो है निरंतरता, कंटिन्यूअस जो मेंटेनेंस है। तो नाकाबंदी निरंतर रहनी चाहिए। यदि नाकाबंदी करने वाले जहाज वापस चले जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि नाकाबंदी समाप्त हो गई। अतः नाकाबंदी करने के लिए यह आवश्यक है कि नाकाबंदी के क्षेत्रों में युद्धपोत वारशिप जो है वो उपस्थित हो। तीसरा जो तत्व है वह है उचित स्थापना। तो नाकाबंदी की स्थापना भी उचित रूप से होनी चाहिए। चौथा है निष्पक्षता। तो नाकाबंदी करने वाले देश को किसी राष्ट्र के जहाज के साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए, और सभी राष्ट्रों के जहाजों एवं वायुयानों को बिना किसी भेदभाव के रोका जाना चाहिए। पांचवा घोषणा या विज्ञप्ति, डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का यह नियम है कि नाकाबंदी को उचित घोषणा तथा विज्ञप्ति होनी चाहिए नाकाबंदी जब आप कर रहे हैं, और इस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कब नाकाबंदी प्रारंभ होगी और इसकी भौगोलिक सीमाएं क्या होंगी। नेक्स्ट है तटस्थ बंदरगाहों को छूट। तो समुद्र तट पर स्थित जो बंदरगाह हैं को नाकाबंदी से छूट मिलनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है नाकाबंदी क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं। तो जैसा कि ऊपर हमने स्पष्ट किया है कि नाकाबंदी में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि नाकाबंदी की भौगोलिक सीमाएं क्या हैं। तो यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि कितने क्षेत्र के अंदर जलयानों तथा वायुयानों पर रोक लगानी चाहिए। तो ये कुछ थे नाकाबंदी से संबंधित जो उसका अर्थ था। नाकाबंदी से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध होते हैं उसके अंतर्गत नाकाबंदी एक तरह की व्यवस्था होती है जिसको समुद्री मार्ग को से जलयान या वायुयान को आने जाने से रोकता होता है युद्धरत, और जिससे युद्ध हो रही है वैसे देशों के अगेंस्ट में। और इसके बाद है कि नाकाबंदी का उल्लंघन अगर कोई करता है तो क्या होगा। तो चूंकि नाकाबंदी करने वाला युद्धरत देश के दृष्टिकोण से नाकाबंदी का उल्लंघन करना एक अपराध होता है, आपराधिक कार्य है। तो किसी भी जहाज द्वारा नाकाबंदी का उल्लंघन तभी कहा जा सकता है जब उसे नाकाबंदी होने का ज्ञात हो। अगर हम नहीं जानते कि नाकाबंदी है और हम चले गए या उसको तोड़ दिए तो वो नहीं होगा। आपको जैसा कि पहले इसमें बताया गया है कि इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि नाकाबंदी कब शुरू होगी और किस किन क्षेत्रों में होगी। और अमेरिका तथा ब्रिटेन के अभ्यास के अनुसार नाकाबंदी को तभी स्थापित करना माना जाता है जबकि उसको स्थानीय तथा राजनयिक सूचना दी जाए। और इटली तथा फ्रांस के अभ्यास के अनुसार नाकाबंदी का उल्लंघन तभी हो सकता है जब किसी जहाज को नाकाबंदी के क्षेत्र में आने से पहले चेतावनी दी जाए। और नाकाबंदी के उल्लंघन के विषय में लेखकों तथा राज्यों का अभ्यास बड़ा ही मतभेद होता है। और उचित तथा संतुलित मत यह होता है कि नाकाबंदी की घोषणा अथवा सूचना अवश्य दी जानी चाहिए। कोई राज्य उल्लंघन का तभी दोषी हो सकता है जबकि उसे नाकाबंदी की पूर्व सूचना हो। और इस संबंध में फ्रांसिस का 1855 में एक विवाद का उल्लेख जो है किया गया था। और फ्रांसिस्का डेनमार्क का एक जहाज था जो बाल्टिक सागर के रीगा नामक बंदरगाह पर जा रहा था, और उस समय
क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटेन ने रूसी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी थी और ब्रिटिश सरकार ने यह आदेश निकाल रखे थे कि युद्ध में ब्रिटेन ने रूस के बंदरगाहों की नाकाबंदी की थी और उसका एक ऐसा भी आदेश निकाला था जो कि वह केवल अपने जहाज़ों को व्यापार हेतु बाल्टिक सागर में जाने देगी। और ऐसा ही आदेश रूस तथा फ्रांस ने भी दे रखा था और इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में तटस्थ क्षेत्रों का भी व्यापार जो है बंद हो गया था। और फ्रांसिस्का जहाज को नाकाबंदी तोड़ने के अपराध में ब्रिटिश जहाज ने पकड़ लिया और जहाज के मालिकों ने कहा कि जब नाकाबंदी नहीं थी तभी जहाज को रीगा जाने देने का आदेश दिया गया तथा उसका इरादा नाकाबंदी को तोड़ने का नहीं था और उन्होंने यह कहा कि उन्हें नाकाबंदी का ज्ञात नहीं था। परंतु न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और क्योंकि पिछले जहाज के कप्तान को पिछले बंदरगाह छोड़ने से पूर्व ही नाकाबंदी की सूचना मिल चुकी थी, परंतु इसके बावजूद न्यायालय ने निर्णय जहाज के स्वामी के पक्ष में इस आधार पर किया कि नाकाबंदी में भेदभाव बताया जा रहा था, अतः यह अवैध था। युद्धरत देशों के लिए नाकाबंदी शिथिल कर दी जाती थी, परंतु तटस्थ देशों के संबंध में उसका कठोरता से पालन किया जाता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे नाकाबंदी जो है उसका परिणाम क्या होता है। तो सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि यदि कोई जहाज नाकाबंदी का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे पकड़ लिया जाता है। चूंकि इस बारे में सर्वसम्मति नहीं है कि उल्लंघन करने का प्रयास की निरंतरता की अवधि कितनी होनी चाहिए, इस विषय में उल्लंघन का प्रयास निरंतरता की अवधि कितनी होनी चाहिए और इस विषय में बड़ा ही मतभेद है। परंतु इतना निश्चित है कि जहाज के पकड़े जाने के पश्चात उसे प्राइज न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जहाज के नाविकों को अस्थायी अवधि के लिए रोका जा सकता है क्योंकि उन्हें गवाह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लगभग 3 शताब्दी पूर्व नाविकों को भी कारावास का दंड दिया जा सकता है और 18वीं शताब्दी में यह अभ्यास समाप्त हो गया है। वर्तमान समय में नाविकों को युद्धबंदी नहीं बनाया जा सकता तथा यह आवश्यकता होता है कि प्राइज न्यायालय के निर्णयों के तुरंत बाद उन्हें मुक्त कर दिया जाए। अतः नाकाबंदी का उल्लंघन के परिणाम स्वरूप केवल जहाज तथा उस पर लदे सामान को जब्त कर लिया जा सकता है, परंतु इस विषय में भी राज्य के अभ्यास में भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि नाकाबंदी की समाप्ति कैसे हो सकती है। तो यह निम्न परिस्थितियों में इसको समाप्त किया जाता है नाकाबंदी को। जैसे युद्ध के अंत हो जाने पर नाकाबंदी का भी अंत हो जाता है। दूसरा, नाकाबंदी करने वाला देश उसे स्वयं समाप्त कर सकता है। तीसरा, यदि नाकाबंदी का लगातार उल्लंघन होता है तो वह प्रभावशाली नहीं रहता है, तो समझा जाता है कि नाकाबंदी का अंत हो गया। चौथा, नाकाबंदी का तब भी अंत हो जाता है जब संबंधित देश उस बंदरगाह को जीत लेता है जिसकी नाकाबंदी की जा रही है। और नेक्स्ट, जब नाकाबंदी करने वाला जहाज पराजित हो जाता है तब भी नाकाबंदी समाप्त हो जाती है। और लास्ट, नाकाबंदी करने वाले जहाजी बेड़ा यदि समुद्र तट से हट जाए तब भी ऐसा समझा जाता है कि नाकाबंदी समाप्त हो गई। तो ये कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसके अंतर्गत नाकाबंदी को समाप्त माना जाता है। तो आज की क्लास में हमने देखा नाकाबंदी का अर्थ, उसके जो महत्वपूर्ण तत्व थे उन तत्वों की हमने चर्चा की और उसके बाद हमने देखा कि नाकाबंदी का उल्लंघन करने पर क्या प्रोविजन है, क्या हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, और उसके बाद नाकाबंदी के परिणाम क्या होते, इफेक्ट क्या होते हैं, और हमने लास्टली देखा कि नाकाबंदी जो है उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है। आई होप आपको ये सभी समझ में आया हो। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न जरूर रखें। जो लोग चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि वो इस कोविड-19 पैंडेमिक के सिचुएशन में घर में बैठकर पढ़ाई कर सकें। क्योंकि ये वीडियोस आपके यूजी और पीजी लेवल के हैं तो आई होप आपके लिए काफ़ी ये यूजफुल होंगे। इसी के साथ आज का क्लास
वहाँ पे हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।